Am I audible, beta? Yes, sir. Yes, sir. So today we are going to start new chapter. तो perhaps आपने बुकलेट वगैरह किया होगा, बट फिर भी और टाइम आप ले लो, और जब आपको लगेगा कि हमने कर लिया सबने, देन वी कैन डिस्कस। किसी भी एक दिन हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब नया चैप्टर में एक्चुअली लिखने के लिए तो हाइड्रोकार्बन है ऑफिशियली, बट हाइड्रोकार्बन एक्चुअली इसके अंदर ही अपने 4 चैप्टर्स हैं। तो एक चैप्टर एल्केन आता है इसमें, पहले एल्केन्स फिनिश होगा, फिर एल्कीन्स होगा, फिर इसमें एल्काइंस होगा, फिर इसमें एल्काडाइन। इतना हमको पढ़ना है बेटा, ये 4 चैप्टर्स जो हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। अब चैप्टर कोई भी हो, हाइड्रोकार्बन हो या आगे के चैप्टर्स हो, एल्कोहल्स हो, फिनॉल हो, ईथर हो, एल्डेट्स कीटोन्स हो, कोई भी चैप्टर हो, 2 चीजें हमको पूरे चैप्टर में पढ़नी होती है, ठीक। और एक बात क्लियर कर दूं आपको, रियलिटी में यानी टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको एनसीईआरटी से देखो या अपनी महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक देख लो, तो टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो उसमें चैप्टर्स एक्चुअली यहीं से शुरू होते हैं। एल्केन में उसका वो चैप्टर होगा, क्योंकि रिएक्शंस यहीं से होती है। तो हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे वो एक फाउंडेशन बिल्ड कर रहे थे, सो दैट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड रिएक्शंस ऑफ दीज चैप्टर्स, ठीक है। तो वो तो एक बात हो गई। दूसरी ये कि हम लोग हर चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं 2 चीजें, क्या क्या। एक तो हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कि भाई एल्केन चैप्टर स्टार्ट हुआ तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड्स। फिर उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। वी स्टडी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इस तरह से डिवाइड करके रखते हैं। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई भी आप चैप्टर पिक करोगे तो उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, बहुत से प्रिपरेशन मेथड्स होंगी, बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। इतना याद रखना भी अपने आप में टफ काम है। तो एग्जाम में रिकॉल करने के लिए एक मैं गुरु मंत्र आपको बताया हुआ मैंने, ये चैप्टर्स के नाम, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर्स के नाम है। तो इसमें एक्चुअली में राइट की तरफ जब जाओगे तो वो ऑक्सीडेशन है, लेफ्ट की तरफ जब जाओगे तो ये रिडक्शन है। तो मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर पिक करते हो, जैसे मान लो कि आपके माइंड में आया चलो एल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की अगर मैं आपसे प्रिपरेशन पूछ लूं तो आप प्रिपरेशन में क्या लिख सकते हो। आप लिखोगे फ्रॉम एल्कीन, आप लिखोगे फ्रॉम एल्कीन, आप लिखोगे फ्रॉम एल्काइन, आप लिखोगे फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल आप लिखोगे फ्रॉम एल्डिहाइड्स कीटोन्स, आप लिखोगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से रिकॉल करना वो सब बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। कि आपको माइंड में आइडिया है कि भाई किस किस से क्या क्या कर सकते हैं। और फिर आप जैसे फ्रॉम एल्कीन सोचते हो या एल्काइन सोचते हो, तो आप सोचो कि ऐसी कोई रिएक्शन सोचे जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, है ना, उसके थ्रू आप एल्काइल हैलाइड तक पहुंच रहे हो। फिर अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, है ना। इस तरह से रिएक्शंस प्रोसीड करता है। तो ये एक एक हमने ओवरव्यू इधर लिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी किस तरह से करनी है। पहले आप कॉपी कर लो, देन आई विल स्टार्ट दिस एल्केन चैप्टर और उसमें प्रिपरेशन से शुरू करें। फर्स्ट कॉपी दिस।
सर अल्काइंस के नीचे क्या लिखा है? एल्का डाइईन बेटा, एल्का डाइईन। ओके सर। डन सर। कोई पूछ रहा है सर पुराने कौन से टॉपिक्स रिवाइज करना जरूरी है? बेटा ऐसा बोल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही वाला पढ़ना है। बीच बीच में एप्लीकेशंस आएंगे, तो एक थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो बीच बीच में काफी करते हैं हम लोग। और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आइडिया होना चाहिए कि मेसो क्या होता है, डेक्स्ट्रो लेवो क्या होता है। एक हल्का फुल्का आइडिया उनका होना चाहिए, क्योंकि वो तो डेफिनेटली यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है। और बाकी तो वो अपने आप जब चैप्टर चलता है तो एक आइडिया लगता है, अच्छा ये चीज पढ़नी है, ये चीज पढ़नी है। तो आप चैप्टर जब भी कोई स्टार्ट होता है, आप जरूर उसको अटेंड करो और उसमें से आइडिया लो कि अच्छा इसमें ये पढ़ाया गया है, तो इसको थोड़ा रिवाइज कर ले जाकर। क्योंकि पहले से आप समझ नहीं पाओगे कितना इन डेप्थ पढ़ना है, क्या इन करना है, वो क्लैरिटी नहीं आती। चैप्टर चलता रहता है तो अपने आप समझ में आता है। ये हो गया। फिर इसमें नेक्स्ट आप ये कॉपी कर लो। ये सर ये आरोस किस पे है? या रोज ये दिखाने के लिए कि अगर तुम एल्केन से लगाकर कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाओगे, तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो ऊपर की तरफ जा रहे हो तो उसको अप लिख दिया गया, उसी तरह से एल्केन से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्कीन, एल्काइन, ये सब बनते बनते कहाँ तक जा सकते हैं? कार्बोक्सिलिक तक। कॉपी कर लिया बेटा? 1 सेकंड।
None, sir. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बड़ा एल्केन। एल्केन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, preparation. As I told you, every chapter will have preparation and properties. तो प्रिपरेशन में जो सबसे आसान तरीका है याद रखने का या रिएक्शंस को याद रखने का, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, भाई एल्केन बनाना है तो एल्केन लेफ्ट मोस्ट में पड़ता है, तो उसके पहले जो भी दिया होगा उनको रिड्यूस कर करके आप एल्केन तक पहुंच सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट वहां से करते हैं जहां आपने 9th-10th में रिएक्शंस पढ़ी होगी, वो है फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। और हाइड्रोजनेशन ये रिएक्शन है। टेम्परेचर की कोई हमें अभी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, वो 9th-10th में भले ही वो आपसे कहते थे टेम्परेचर वगैरह याद कर लो, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं। ये कॉपी कर लो, लेट मी नो एंड देन राइट नो। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. लिखिएगा, the above reaction is carried out, the above reaction is carried out by dissolving alkene or alkyne, by dissolving alkene or alkyne in a solvent, alkene or alkyne in a solvent. Example, C2H5OH, and adding the metal catalyst, and then exposing the mixture to H2 gas under pressure. तो solvent के बाद Solvent, in the bracket you can write example C2H5OH, and adding the metal catalyst, then exposing the mixture to H2 gas under pressure, then exposing the mixture to H2 gas under pressure.
Sir, then exposing the mixture to H2 gas, na? H2 gas under pressure. Okay, sir. Guys, if I ask you a simple question कि ये जो हाइड्रोजनेशन है ये तुम्हें क्या लगता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, वेरी गुड। सबको यही लगता है? यस सर। वेरी गुड। मैं आपको एक घरेलू स्टाइल सिखाता हूँ जिससे आप पता कर पाएंगे कि कोई एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। जैसे मान लो कि तुम ऐसा सोचो कि दो चीजें हैं जो आपस में जुड़ रही हैं, तो ये जुड़ रही होंगी तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा कि कम हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। बढ़ रहा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सिस्टम स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल बनेगा? स्टेबल। स्टेबल। स्टेबल बनेगा। स्टेबल बनने से उसकी एनर्जी कम हो जाती है कि बढ़ जाती है? बढ़ कम हो जाती जाती है। स्टेबल होने से एनर्जी कम हो जाती है। कम हो जाती है। लोअर एनर्जी लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी। ये सिंपल सी बात है। अगर स्टेबल हो जाता है, लोअर एनर्जी हो जाती है, तो एनर्जी गई कहाँ? एनर्जी लोअर होने का मतलब एनर्जी कहीं चली गई। चली जाने को क्या बोलती हो, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। अब यही चीज उल्टा सोचो कि तुम्हें कुछ तोड़ना है, तोड़ के तुमने दो में बनाया, तो तोड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ रही है। सिंपल सी बात है ना? रिपल्शन बढ़ रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक होगा। अब तुम ये सोचो कि यहाँ पर एक एल्कीन है, एक H2 है, दो मिल गए, जुड़ गए, नया प्रोडक्ट बन गया। तुम्हें क्या लग रहा है, ये एक्सोथर्मिक होना चाहिए कि एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सो। अब अपना दिमाग मत लगाओ, अब जो समझाया मैंने उसके दिमाग पे आंसर दो। एक्सोथर्मिक। तुम लोग पुराने वाले दिमाग को भूल जाओ और नया अभी अभी जो समझाया उस बात को ध्यान देते हुए आप आंसर बताओ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये एक एल्कीन है, ये एक H2 है, दोनों आपस में जुड़ गए, नया प्रोडक्ट मिला। तुम्हें क्या लग रहा है, नए वाले कॉन्सेप्ट जो अभी अभी समझाया है उसके बेसिस पे एक्सो बोलोगे कि एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो अब गलती मत करना, ये तुमको एकदम घरेलू तरीका बता दिया है कि मोस्ट ऑफ, ऐसा नहीं है कि ये 100% है, बट 95-96% केसेस में ये सही बैठता है। अब तुमने यहाँ गलती कर दी है ना, तुमको लगा कि टेम्परेचर हाई लग रहा है, इसका मतलब एंडोथर्मिक है। ऐसा हमेशा नहीं होता, तो इस बात को ध्यान दो। तुमको एकदम घरेलू स्टाइल में समझा दिया कि किस तरह से एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक आप पहचान सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या निकली यहाँ पर कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। सबको समझ में आया? कोई गलत फहमी किसी को नहीं रहनी चाहिए। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक नोट लिखिएगा, लिखिएगा, although reaction is रिएक्शन मतलब हाइड्रोजनेशन, although हाइड्रोजनेशन इज एक्सोथर्मिक, बट इतना ज्यादा टेम्परेचर क्यों लगता है? बट एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई। Activation energy is very high. Can you repeat? Although hydrogenation is exothermic, but the activation energy is very high. Although hydrogenation is exothermic, but activation energy is very high. So metal catalysts are used. So metal catalysts are used. They lower down the energy barrier and the reaction proceeds with greater rate. Reaction proceeds with greater
रेट। ठीक है, मैं आपको एक ग्राफ में दिखाता हूँ। ग्राफिकली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। इफ आई ड्रॉ एनर्जी वर्सेस, यहाँ आप लिख सकते हो रिएक्शन प्रोग्रेस या फिर लिख सकते हो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ग्राफ में आपको जैसे दिखाता हूँ, मान लीजिए कि मैं इसको एक ही स्टेप में सोच के बनाता हूँ, तो ये आपका ऐसा ग्राफ समझ लो। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको कहते हैं एनर्जी बैरियर या एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है। देखो, मतलब आप इसको घरेलू एग्जाम्पल से ऐसे समझ लो कि मान लीजिए कि किसी बच्चे को आईआईटी में जाना है, लेकिन वो पढ़ाई करता ही नहीं है। पढ़ाई नहीं करता है, बिना पढ़ाई किए वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। तो तरीके क्या हो सकते हैं? एक तरीका हो गया कि वो उसका काउंसलिंग किया गया, उसको समझाया गया, है ना? या मतलब पेपर आसान करवा दिया गया, उसको आईआईटी के बदले बोला गया कि भाई तुम सीईटी का एग्जाम दे दो, तो बैरियर नीचे आ गया और खुशी-खुशी उसने एग्जाम पास कर लिया। या दूसरा हो सकता है कि पापा जो हैं सुबह-शाम उसको 2-2 थप्पड़ लगाते हों, तो जो रिएक्टेंट है उसका एनर्जी बढ़ गया। तो उसने पढ़ाई चालू कर दी, तो उसके लिए बैरियर समझ लो रिलेटिवली बैरियर नीचे हो गया ना। अगर रिएक्टेंट भी अपना एनर्जी बढ़ा लेगा, तो उस तरीके से उसका बैरियर वो रिलेटिवली उसको कम लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मेटल कैटलिस्ट आप डाल रहे हो ना, वो मेटल कैटलिस्ट एनर्जी बैरियर को नीचे लेके आ रहा है। तो ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, ईए विद कैटलिस्ट। और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? विदाउट कैटलिस्ट। तो जो आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक तो आप इसको नोट कर लो। डन सर। हो गया बेटा? नहीं सर। कुछ कह रहे हो? सर एक सेकंड कॉपी कर दे।
डन सर। चल, अब हम लोग मैकेनिज्म का डिस्कशन करेंगे। तो मैकेनिज्म में होता क्या है यहाँ पर, जो एक्चुअली मेटल्स हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं ना, वो मेटल्स सॉल्युबल तो है नहीं सॉल्वेंट में, तो इसीलिए उनको पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में। ठीक है, तो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में जब लेंगे तो उसको कोई बेस मिलना चाहिए, तो बेस एक्चुअली चारकोल यूज करते हैं। तो समझ लो कि ये आपका चारकोल में आपने फाइनली डिवाइडेड मेटल डिपॉजिट करके रख दिए, फाइनली डिपॉजिटेड डिवाइडेड सॉरी, मेटल डिपॉजिटेड ऑन चारकोल। फिर H2 के एटमॉस्फेयर में गए, तो ये जो H2 है दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड, ये ध्यान देना आप। हाँ, हम क्या लिख रहे हैं बेटा यहाँ पर, H2 गेट्स एडसॉर्ब्ड। याद रखना, एब्जॉर्प्शन अलग होता है, एडसॉर्प्शन अलग होता है। एब्जॉर्प्शन इनसाइड द सरफेस, एडसॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना। एग्जाम्पल, आप ग्लास में पानी लेते हैं, पानी फेंक दीजिए तो देयर विल बी सम ड्रॉप जो पानी की चिपकी रहेंगी वॉल पे ग्लास की, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। कॉटन ले लोगे, कॉटन में पानी अंदर चला जाएगा, दैट मींस एब्जॉर्प्शन हो गया वो। तो सरफेस फिनोमेनन है, तो उसको बोलेंगे एडसॉर्प्शन। किसी को इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल सा वर्ड था। और उसके बाद इसमें जब एल्कीन आएगा पिक्चर में, तो एल्कीन भी उस मेटल के कांटेक्ट में आएगा। यहाँ पर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हमने ले रखा है, यहाँ पर हमने एल्कीन बना दिया, यहाँ H। अब इसका ट्रांजिशन स्टेट मतलब स्टेप वाइज ट्रांसफर होगा, मतलब ब्रेकिंग होगी HH की, और इंटरेक्शन उसका शुरू हो जाएगा एल्कीन के साथ। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है बीच में, ये पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ जुड़ेगा, तो मैं पार्शियली फॉर्म्ड, पार्शियली फॉर्म्ड, पार्शियली ब्रोकन ऐसा लिख सकता हूँ। और फिर इसमें जोड़ दो आप पूरी तरीके से, यहाँ H, यहाँ H, ये लो आ गया एल्कीन। पहले आप इतना कॉपी कर लो बेटा। सर बोलो ना। सर इसमें बेस का क्या काम है? किसका बेटा? सर बेस का C2H5OH। तो हवा में रखोगे क्या? पाउडर है बेटा, कहीं तो सरफेस दोगे ना, उसको टिकाओगे। ओके सर। सर वो फोर्थ वाले सर्किल में आपने क्या लिखा है? क्या बेटा? सर फोर्थ वाला जो है ना सर्किल, उसमें क्या लिखा है? उसमें बस तो डायग्राम बना है, PF मतलब पार्शियली फॉर्म्ड, PB मतलब पार्शियली ब्रोकन। ओके ओके सर।
डन सर। डन। लिखिएगा यहाँ पर, metals are taken in finely divided form. Metals are taken in finely divided form and deposited on the surface of charcoal. Metals have very good adsorption property. Sir, could you please repeat? Metals have very good adsorption property. ओ कोई आप कंफ्यूज है क्या? बेस का मतलब सरफेस की बात कर रहे हैं बेटा। बेस मतलब एसिड बेस वाला बेस नहीं, सरफेस है चारकोल जिसके ऊपर तुमने डिपॉजिट किया हो, तो बेस मतलब वो सरफेस की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट एसिड बेस वाला बेस। हाँ, वापस इधर आते हैं। तो these metals have good adsorption property. So when H2 gas is introduced into the atmosphere, into the atmosphere of reaction vessel, when H2 is introduced into the atmosphere of reaction vessel, unpaired electrons on the surface of the metal unpaired electrons on the surface of the metal pair with the electron and bind the hydrogen to surface and bind and adsorption occurs. सर आपका आवाज आवाज कट कट हो गया। आवाज कट हो रहा था। Bind the किस पार्ट से दोबारा बता दूं? सर ऑन सरफेस, ऑन सरफेस। कहाँ से बेटा स्टार्ट बता दूं? स्टार्टिंग से बताना है या कहीं? Unpaired electrons on surface. चलो, unpaired electron on the surface of the metal pair with the electron of hydrogen. And bind the hydrogen to the surface. And adsorption occurs. यहाँ तक लिख लिया बेटा? Adsorption occurs. Yes, sir. Yes, sir. Further right, due to collisions of alkenes and alkynes with metal surface, a stepwise transfer of H atoms from the surface of the metal to unsaturated hydrocarbons. सर stepwise transfer के बाद Stepwise transfer of H atoms to alkene or alkyne, जो भी आप लिखना चाहें. Transfer of hydrogen atoms to alkene or alkyne. ठीक है? yes sir.
चलिए, तो ये मैकेनिज्म वाला पार्ट फिनिश हुआ। इसमें इसी स्टाइल की मैकेनिज्म है, एड्सॉर्प्शन कॉन्सेप्ट था। बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी बैरियर कम्स डाउन। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, बिकॉज हमने केवल निकल पीडी पीटी लिखा हुआ है। अभी आजकल क्या होता है, एक दूसरा कैटलिस्ट है जिसको बोलते हैं रैने निकल। ये आप लिख लीजिएगा, नाउअडेज अ बेटर कैटलिस्ट रैने निकल इज यूज्ड। रैने निकल क्या होता है, 50% निकल, 50% एल्यूमिनियम dissolved in NaOH। इस कॉम्पोजिशन को हम बोलते हैं रैने निकल। सर वो एल्यूमिनियम है ना? 50% निकल, 50% एल्यूमिनियम है। Yes, yes, dissolved in NaOH। हो गया बेटा सबसे। Yes, sir. और एक एडम कैटलिस्ट करके दे सकता है, तो वो प्लैटिनम के बदले यूज किया जाता है कई बार। PTO2 लिखिएगा, PTO2 एडम्स कैटलिस्ट। हो गया। Yes, sir. नाउ यू जस्ट सी दिस। इसको देख के क्या लगता है तुम्हें, या मैं खुद ही बता देता हूँ। ध्यान से देखो तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो है ना, वो एक ही साइड से जाकर जुड़ते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं सीन एडिशन। तो हाइड्रोजनेशन इज अ सीन एडिशन। देखो कभी भी मान लो एक डबल बॉन्ड जैसे दिया हुआ है, और अगर कोई ऐसा ए टाइप का और अपोजिट डायरेक्शन से आता है तो इसको एंटी बोलते हैं। और अगर सेम साइड से जाता है, ऐसे जुड़ता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सिन एडिशन, और इसको एंटी एडिशन। तो आपको जरा केयरफुल रहना है, रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। तो हाइड्रोजनेशन इज सिन एडिशन दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इजिली बाय रिएक्शन मैकेनिज्म। समझ में आ गया बेटा ये बात? यस सर। यहाँ पर लिखिएगा, हाइड्रोजनेशन of cis alkene, हाइड्रोजनेशन of cis alkene। तो cis alkene में यहाँ पर लिख सकते हैं, like if I give you C6H5 C डबल बॉन्ड, यहाँ पर C6H5 लिख दिया, इधर CH3 लिख दिया, इधर CH3। अब इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, ये cis alkene है। तो हाइड्रोजनेशन अपने को मालूम है सिन एडिशन होता है, तो थोड़ा सा स्टाइल इसको ऐसा बदलते हैं, इसका थोड़ा ऐसा स्टाइल से बनाएंगे जैसे सॉहर्स का ट्राई कर रहे हैं हम लोग बनाने का। ऑल्दो ये कोई एल्केन तो है नहीं, एल्कीन है, तो बट स्टाइल आप ऐसा रखो कि थोड़ी देर में आपको एल्केन नजर आएगा। देखना दोनों H2 है, सेम साइड से ऐड होके ऐड कर दो, इधर तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर डाउनवर्ड H डाल दिया, उधर भी डाउनवर्ड H डाल दो। किसी को कोई डिफिकल्टी बेटा? डबल बॉन्ड खत्म कर दिया हमने। अब इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो याद करिए फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते थे। ये पूरा एक वर्टिकल लाइन बन जाएगा, लेफ्ट में जो है उसको लेफ्ट में रहने दो, राइट वाले को राइट में रहने दो। क्लियर है? अब हो सकता है कि एग्जाम में आपको CH3 वर्टिकल लाइन में दे दे, या फिर C6H5 वर्टिकल लाइन में दे दे, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो दो इंटरचेंज करा करके आप कर लोगे ऐसा।
इस तरह का आपको दो दो इंटरचेंज करके एक नया, ये दोनों सेम ही है, हाँ दोनों सेम है। तो ये देखने में आपको क्या लग रहा है, मेसो कंपाउंड है या डेक्स्ट्रोलेवो है? मेसो। मेसो है। तो एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि अगर आपने सिस एल्कीन से स्टार्ट किया, सिस एल्कीन से स्टार्ट किया, लेकिन ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, तभी आपको मेसो मिल सकता है, नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। और एडिशन कौन था बेटा? सीड एडिशन। प्रोडक्ट क्या मिला आपको? मेसो। क्या ये लाइन आपको समझ में आई बेटा? ठीक है, Yes, sir. इसको आप ऐसे शॉर्ट में ऐसे याद रखना, CSM, छत्रपति शिवाजी महाराज। CSM याद रख पाओगे आप, छत्रपति शिवाजी महाराज। C means Siselki, S means synedition, M means meso. So it's not about hydrogenation only. Any reaction with the synedition will give meso if your cis is symmetrical. cis alkene symmetrical है। मान लो अगर तुमने यहाँ पर C6H5 के बदले में C3H7 रख दिया, तो भाई मेसो मिल ही नहीं सकता ना, कुछ भी हो जाए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो जरा इसको पहले कॉपी कर लो। हो गया? Yes, sir. अब यहाँ पर लिख लीजिएगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन में जैसे मैं उसी का एग्जांपल उठा लेता हूँ, C6H5, C6H5, CH3, CH3। तो डबल बॉन्ड को हम हाइड्रोजनेट कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से लिख देते हैं। ठीक, ये सब CH3 है, नहीं तो आप बोलेंगे राइटिंग वो है। अच्छा, इसमें H2 आप जब ऐड करेंगे तो H2 जो है वो
हो सकता है सेम साइड से ऊपर से आ रहा हो या सेम साइड नीचे से आ रहा हो। तो यानी दो पॉसिबिलिटी आपको यहाँ जरूर पहले भी मिली होंगी, और पहले वाले में तो क्या दोनों मेजो मिल गए, इसलिए हमने कोई एक ही लिखी, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों लिखना पड़ेगा। तो अगर इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। आप समझ लो कि HH तुमने ऐसा लिखा, यहाँ CH3 है, यहाँ C6H5 है, यहाँ C6H5 है, यहाँ CH3 है। अब इसका उल्टा भी आ सकता है, C6H5 है, CH3 है, CH3 है, C6H5 है, HH है। इनको आपस में क्या बोल दोगे बेटा? इनेंशियोमर्स, या फिर क्या बोल सकते हो? रेसिमिक मिक्सचर। दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हो, है ना। तो हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? ट्रांस एल्कीन है, सिस एल्की सिन एडिशन है, ट्रांस एल्कीन है, सिन एडिशन है। तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बेटा? रेसमिक। तो इसको याद रखना है। 3 सीटर रिक्शा, मुंबई में जितने भी ऑटो रिक्शा चलते हैं वो 3 सीटर ही केवल है। तो 3 सीटर रिक्शा ऐसा करके याद रख सकते हो, तुम्हें याद रहेगा डेफिनेटली। रेसिमिक मिक्सचर। अब प्रीवियस केस में लिख देना, अगर कहीं यहाँ पर अनसिमेट्रिकल तुमने ले लिया, इफ अनसिमेट्रिकल यू टेक, देन हियर आल्सो योर आंसर विल बी रेसिमिक मिक्सचर। क्योंकि फिर वो मेजर रहेगी ना, और मेजर में नहीं रहेगा और दो मिल रहे हैं तो रेसिमिक मिलेंगे। कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे। सर वो प्लस साइन की जगह और होना चाहिए ना। कहाँ बेटा? यहाँ ना प्लस मिलता है बेटा, और नहीं। दोनों पॉसिबिलिटी है बेटा, दोनों पॉसिबिलिटी। तो दो, मान लो कि तुमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है ऊपर की तरफ से आ रहे हैं सेम साइड, कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ से आ रहे हैं। प्लेनर है, समझ में आया? यस सर आपने इनैंशियोमर के बाद क्या लिखा है? इनेंशियोमर के बाद रेसिमिक मिक्सचर। ओके सर। Done, sir. सबने कॉपी कर लिया? Yes. यस सर। ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसका तुमने मान लो हाइड्रोजनेशन कराया है ना। तो इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर एक कार्बन पहले से कायरल है। कैन यू सी? वन कार्बन इज ऑलरेडी कायरल।
और अगर आप प्रोडक्ट देखो तो प्रोडक्ट में यू विल रियलाइज कि एक नया कर्ल इज क्रिएटेड। Can you see? A new chiral carbon is formed. A new Yes. chiral carbon is formed. ऐसा जब भी होगा सिचुएशन तो ये याद रखना है कि ये मान लो डेक्स्ट्रो है, लेट ये डेक्स्ट्रो है, ये जो नया बनेगा ये डेक्स्ट्रो तो डेक्स्ट्रो ही रहेगा, नया वाला जो है वो डेक्स्ट्रो वाले वो दोनों हो सकता है, ये तो डेक्स्ट्रो ही खाली रह जाएगा। इसलिए हर बार आपको ऐसी सिचुएशन में दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे और वो आपस में जो रिलेशन होल्ड करेंगे उसको डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ये डी है, इसको भी डी ले लो इस टाइम पे, ये डी ही रहेगा, इसको एल लिया जा सकता है, तो इनका आपस में रिलेशन क्या आएगा बेटा हर बार? तो आप इसको रट भी सकते हो। क्या रट सकते हो? एक कार्बन पहले से कायरल है एंड एक एक्स्ट्रा कार्बन कायरल क्रिएट हुआ आफ्टर द रिएक्शन। इन दिस सिचुएशन द प्रोडक्ट विल बी डायस्टीरियोमर्स। कॉपी कर लो इसको और सोचो अगर एक ही कायरल क्रिएट होता और पहले से कुछ नहीं होता तो रेसिमिक मिक्सचर। कॉपी कर लिया बेटा? कौन से? सर ये नीचे क्या लिखा है? डायस्टीरियोमर्स बेटा। ओके सर। Done, sir. सर ये रेशमिक मिक्सचर कब बनेगा ऐसा रिएक्शन? अगर मान लो पहले से कोई कार्बन कायरल नहीं है, खाली प्रोडक्ट में एक कायरल कार्बन बन गया तो रेसिमिक बनेगा। सर एक सेकेंड लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? डन सर, थैंक यू।
गया। Yes. अब इसमें एक दो पॉइंट्स आप लिखो। पहला पॉइंट इसमें लिखेगा कि हाइड्रोजनेशन इज स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सिलेक्टिव। ये मैंने वर्ड्स आपको पहले बताए हुए हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव। दो अलग अलग चीजें हैं, वो फॉर्चुनेटली एक ही रिएक्शन में फॉल कर रही है। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल्स पढ़े, स्टीरियो स्पेसिफिक में हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट रिएक्टेंट gives different product. Different reactant gives different product from stereochemistry point of view. Stereochemistry point of view मतलब जैसे अगर तुम इसी का एग्जांपल ले लो जो शुरू में ये मैंने लिया कि यहाँ पर जो सिस एल्कीन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज ये दोनों सेम है बेटा, सिस वाला और ये ट्रांस वाला, लेकिन सिस एल्कीन जो है वो आपको सिस एल्कीन मेसो दे रहा है और ट्रांस वाला वही एल्कीन आपको क्या दे रहा है, मिक्सचर। यानी डिफरेंट रिएक्टेंट फ्रॉम स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू गिविंग यू डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रक्चरल से कोई मतलब नहीं है, स्टीरियो से मतलब है। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। अब स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब केवल प्रोडक्ट से है। प्रोडक्ट में आपको कोई एक ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला चीज मिलेगा, तो इसमें वो मिल रहा था, मेसो मिल रहा है या फिर रेसिमिक मिल रहा है, मिक्स्ड तो नहीं मिल रहा है दोनों, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मेसो में मिल रहा हो और आपको रेसिमिक भी मिल रहा हो, तो कोई एक मिल रहा है, दैट इज स्टीरियो सिलेक्टिव। तो बस इतनी सी छोटी सी चीज है। इसके बाद नेक्स्ट नोट लिखिएगा। सर तो स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या लिखना? सिलेक्टिव वगैरह सब बता चुका हूं बेटा मैं, डेफिनेशंस वगैरह सब बता दिया है। आप वहां लिख लो ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज स्टीरियो सिलेक्टिव। ठीक है, हो गया। Yes. यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, आउट ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री इन प्रोडक्ट वी गेट वन। ऐसा स्टीरियो सिलेक्टिव है, बस आप ऐसे सोचो और कुछ नहीं। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट में, लिखिएगा हाइड्रोजनेशन इज रेजियो सिलेक्टिव। हाइड्रोजनेशन को क्या बोल रहे हैं बेटा? रेजियो सिलेक्टिव। इसका मीनिंग ये है कि अगर मान लीजिए कि दो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं सिस्टम में, कंपाउंड में, तो वो रीजन सिलेक्ट करेगा कहां पर अटैक करना है। जैसे आपने लिमिटेड अमाउंट H2 लिया, H2Ni लिया, नीचे लिख दिया 1 मोल, तो हम लोग ये मानेंगे कोई एक ही डबल बॉन्ड सब रिड्यूस होगा, रिएक्शन पार्ट लेगा, तो कौन होगा? तो यहाँ लिखिएगा फर्दर हाइड्रोजनेशन इज रेजियो सिलेक्टिव फॉर लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड in the presence of more substituted double bond. हमेशा less substituted double bond is selected in the presence of more substituted double bond. तो आपका प्रोडक्ट इसमें क्या होगा बेटा? ये आप समझ सकते होगे कि इसमें सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है कितने आजू बाजू एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, ऊपर वाला ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो उसका रिएक्शन स्लो हो गया, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन ज्यादा हो।
नेक्स्ट तो लिखिएगा। मतलब किस बेसिस पे लेस सब्स्टिट्यूटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड बोल रहे हैं? वो स्टेबिलिटी पे। डबल बॉन्ड सब तुम क्या जानना चाहते हो? मैं एग्जैक्ट समझा नहीं। तुम ये जानना चाहते हो सब्स्टिट्यूटेड किसको कहते हैं? हाँ मतलब वो कंफ्यूज। ये सी डबल बॉन्ड सी है, इसके आजू बाजू 4 हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड। अगर इन H को हटाकर एल्काइल ग्रुप लग जाए, मतलब कार्बन 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 कार्बन, तो उसको सब्स्टिट्यूटेड बोला जाता है। ओके क्या सर, समझ में आया? ओके सर। तो कोई भी डबल बॉन्ड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, अनसब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। आई होप अब आपको क्लियर होगा ये। यस सर। चलो नेक्स्ट लिखिएगा इसमें नोट, इसको कॉपी करने के बाद। लिखिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सर वो डायग्राम कार्बन कार्बन डबल, कुछ बोला बेटा आपने? हाँ सर वो डायग्राम कर रहे थे कॉपी। ओके। डन सर। लिखिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव carbon carbon double bond is more reactive towards catalytic hydrogenation. More reactive towards catalytic hydrogenation than most of the functional groups. Such as CHO, मतलब एल्डिहाइड, ब्रैकेट में एल्डिहाइड लिख सकते हो। C double bond O, in the bracket you can write ketone। फिर लिख सकते हो C triple bond N, ब्रैकेट में लिख सकते हो नाइट्राइल, NiTrile, नाइट्राइल। Then you can write COOH, bracket carboxylic acid। Then you can write COOR, ester, COOR, ester। एस्टर के बाद लिख लिया सबने? एस्टर के बाद कुछ नहीं जैसे बोला। अगर मैं आपको दूं एक रिएक्शन, एस्टर के बाद कुछ नहीं बोला। मान लो इसका रिएक्शन मैंने करा है, 1 मोल दिया है, इसका प्रोडक्ट लिख सकते हो बेटा? ऊपर वाला ऐसे ही रखो। और आपका इसको केमो सिलेक्टिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? केमो सिलेक्टिविटी। आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। स्क्रीन फ्रीज हो गया? अभी बराबर।
अब दिख रहा है? हाँ सर, आप ये रिपीट कर सकते हो? तो वो H2 के नीचे क्या लिखा है? क्या चीज? वो 1 मोल H2/PD और 1 मोल। डन सर। सर आप कुछ यहाँ बोल रहे थे अब केमिस्ट्री। इसमें एक पार्ट केमो सिलेक्टिविटी, मैंने बोला था केमो सिलेक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं? केमो सिलेक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी डिफरेंट है। अच्छा ओके। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये हमने जीओसी में भी किया है, जिसको आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी बोलते हो। तो आपसे रिएक्टिविटी बोल दे, रेट बोल दे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोल दे, सबका एक ही काम है। सबसे पहले आप चेक कर लो कि वो पाई बॉन्ड्स कितने हैं उसके अंदर, जिसको आप स्टेबिलिटी इनवर्स वे में डील कर सकते हो, या सबसे कम पूछा जाने वाला सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, हम लोग सारे केसेस ही लिख लेंगे यहाँ पर। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एल्काइन है, तो एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड्स आ गए, तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। फिर कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड आप एल्कीन ले सकते हो, है ना, या अनसब्स्टिट्यूटेड भी ले सकते हो। फिर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड ले सकते हो। डाई सब्स्टिट्यूटेड में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है बेटा। डाई सब्स्टिट्यूटेड में सिस बन सकता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड में ट्रांस हो सकता है आपके पास, डाई सब्स्टिट्यूटेड में एक ही कार्बन पे 2 CH3 लगा दो लाइक दिस, और फिर आप ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ले लो, और फिर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। अगर तुम्हें स्टेबिलिटी चेक करना है, देन चेक हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा एच चेक कर लो। तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे नीचे वाले में है। इन सब में 6 हैं, इन सब में 6 हैं, लेकिन आप लोग ट्रांस को क्या बोलोगे? ट्रांस इज मोर स्टेबल। उसमें जो क्राउड है वो अवे है, तो मोर स्टेबल ट्रांस वाला। अगर ट्रांस ज्यादा स्टेबल है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। गेटिंग दिस पॉइंट? और इस वाले में आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल अभी देखोगे तो 120 डिग्री है। अगर रिएक्शन हो जाएगा तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएगा और बॉन्ड एंगल 109 हो जाएगा। तो वो नहीं चाहेगा कि बल्कि ग्रुप्स क्लोज हो जाए, तो ये इसी फॉर्म में स्टेबल रहता है। और इसी फॉर्म में स्टेबल रहने का मतलब होगा कि इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल कॉपी कर लेना, दैट इज इनफ। और इधर वाली पार्ट कॉपी कर लो।
डन सर। कॉपी कर ले, ये कॉपी कर लो। सर ये ऑर्डर रेट का है ना? क्या है? सर ये ऑर्डर रेट का है ना? ये ऑर्डर रेट का है, रिएक्टिविटी का है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का है, सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ सर, ओके। डन। डन सर। इसमें एक एक्चुअली एक बेंजीन रिंग वाला केस जो है ना, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा के बगैर नहीं हो पाता है, पहले भी शायद मैंने बताया होगा। लाइक इफ आई गिव यू अ सिंपल एल्कीन, इफ आई गिव यू conjugated alkene like this, or if I give you नॉन कॉन्जुगेटेड, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल होगा तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी, तो ऐसा ऑर्डर कर दोगे। अब इसमें होता क्या है कि एक बेंजीन रिंग वाला केस भी आ जाता है, तो बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड के हिसाब से जाओगे तो यहाँ होना चाहिए, और लेकिन स्टेबिलिटी के हिसाब से जाओगे तो नीचे होना चाहिए। लेकिन ये इसका बिना एक्सपेरिमेंट का आंसर निकल नहीं सकता, इसको यहाँ डालना है। सर ये रेट का ही है। हाँ, रेट का ही ऑर्डर। हो गया। अब इसमें एक और आप लिख लो, लास्ट ये नोट आप लिख लो। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ना हाइड्रोजनेशन, वो निकल मेटल कैटलिस्ट के साथ पढ़ा। निकल हो गया, पीडी हो गया, पीटी हो गया। तो मेटल्स आर नॉट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। तो जो हाइड्रोजनेशन होगी ना, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन। हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन।
हेट्रोजिनस हाइड्रोजनेशन। लेकिन एक कैटलिस्ट स्पेशली प्रिपेयर किया गया जिसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट, अगर विल्किंसन कैटलिस्ट आपने हाइड्रोजनेशन में यूज किया हुआ, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है विल्किंसन कैटलिस्ट का? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको बोलते हैं, आपके इनऑर्गेनिक में आएगा आगे चलकर। इसका नाम है ट्रिस ट्राई फिनाइल क्लोरो रोडियम। रोडियम इज मेटल, ठीक। ये अगर यूज किया है तुमने तो हाइड्रोजनेशन को बोलते हैं होमोजेनस हाइड्रोजनेशन। ये आप कॉपी कर लो, इतना ही मैंने बाकी बैचेस में भी कराया हुआ है। तो वो ऊपर पीटी और पीडी है ना? पीटी भी है, पीडी भी है उसमें। अच्छा, दोनों को गलती से लिख गया क्या? पीडी कर लो एक को, ठीक है बेटा। ठीक है सर। सर विल्किंसन कैटलिस्ट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में। हाँ, डिसॉल्व हो जाता है। Those who have copied they can leave. सर लास्ट स्लाइड बताओ ना। Previous slide. यस सर। डन सर, थैंक यू।